नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट क्या हुआ? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी दुनिया की निगाहें आके टिक चुकी हैं। जी हां, ये जानने के लिए कि 1 करोड़ 35 लाख हिंदुओं को मौत के मुंह से पीएम मोदी कैसे निकालेंगे। क्या बांग्लादेश की तरह पीएम मोदी का भी तख्ता पलट हो सकता है? और बांग्लादेश की आज की तस्वीर क्या भारत की तकदीर बन सकती है? इन्हीं सवालों को लेकर अमेरिका से कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर की भयावह भविष्यवाणी क्या कह रही है इस वक्त। देखिए धर्म ज्ञान पर इसकी एक खास रिपोर्ट। बांग्लादेश का तख्ता पलट क्या भारत की तकदीर है? 1 करोड़ बंगाली हिंदुओं को कौन बचाएगा? क्या पीएम मोदी का हो सकता है तख्ता पलट? देवकीनंदन महाराज की भयावह भविष्यवाणी। आज का बांग्लादेश अराजकता और हिंसा की आग में जल रहा है। आरक्षण को लेकर देखिए, छात्रों का आंदोलन इस कदर उग्र हुआ कि एक झटके में तबाही मचा दी। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अब सत्ता पर सेना का कब्जा है, लेकिन हिंसा थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। जी हाँ, सड़कों पर इस वक्त कट्टरपंथी ताकतों का कत्लेआम मचाना अब तक जारी है। जगह जगह आगजनी की घटनाएं दुनिया के सामने हैं और ऊपर से मुल्क के 1 करोड़ 35 लाख बंगाली हिंदुओं की जान सबसे ज्यादा खतरे में है। शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद कट्टरपंथी इस कदर हावी हो चुके हैं कि अब तो हिंदुओं को मौत के घाट उतारना उन्होंने शुरू कर दिया है। हिंदुओं की दुकानें, उनके घरों को खासकर निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। हिंदुओं के घरों में लूटपाट मचाई जा रही है और कई जगह तो देखिए कई सारे हिंदू नेताओं को मौत की नींद भी सुला दिया गया है। खुद के मुल्क में डरे और सहमे हुए बंगाली हिंदू खौफ में सांस ले रहे हैं और बंगाली हिंदुओं की इसी दर्द को देखते हुए भारत से उनके बचाव की मांग उठ रही है। ना सिर्फ देखिए देश के शंकराचार्य, देश की जनता, बल्कि कथावाचक भी मोदी सरकार से बंगाली हिंदुओं को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि समय पर अगर कोई ठोस कदम ना उठाया गया तो क्या बंगाली हिंदुओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या बांग्लादेश जैसी हालत कल भारत की भी हो सकती है? इसको लेकर देवकीनंदन महाराज ने अमेरिकी धरती से क्या कुछ बताने की कोशिश की है। देखिए 2 मिनट 84 सेकंड के उनके इस वीडियो में। सभी सनातनियों को एक संदेश। बांग्लादेश में जो हो रहा है, इस दृश्य को हम पहले भी पाकिस्तान में देख चुके हैं, अन्य जगह पर भी देख चुके हैं और बांग्लादेश तो हमारे बहुत ही क्लोज है। बांग्लादेश में सत्ता भी मुस्लिम के हाथ में है और विरोध भी मुस्लिम ही कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने वाला और सत्ता पे काबिज जो है, इन दोनों के बीच में जो पिस रहा है वो है हिंदू, वो है सनातनी। नाम पूछ पूछ कर, जाति धर्म पूछ पूछ कर जो अत्याचार हो रहा है, ये हम लोगों के विषय में हम लोग अभी भी जग नहीं रहे। दुर्भाग्य यह है कि हम अभी भी जग नहीं रहे। और वो लोग जो हिंदुओं को कहते हिंसक हैं, इतना बड़ा क्राउड बांग्लादेश की सड़कों पर है, उनके विषय में हम क्या कहेंगे? आज मैं बड़े स्पष्ट माइंड में हूं उनकी वो दुर्दशा देखकर, क्योंकि वहां जो हमारे हिंदू भाई बहन है ना, वो कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान से जुड़े हैं और वो सबका रिलेशन ही इस देश से है और हम सबकी जिम्मेदारी है उनकी रक्षा करने की, उनकी बचाव करने की, उनके लिए आवाज उठाने की। और जो नहीं बोल रहा है वो कायर है, वो बुज़दिल है, वो बुज़दिल है वो। मैं एक और निवेदन करूंगा भारत के सभी राजनेताओं से, चाहे वो किसी पार्टी का है, किसी भी पार्टी का है, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आज आप जागिए, उठिए, समझिए और अपने देश को, अपने समाज को सुरक्षित कीजिए। अगर आज आपने इस भारत को सुरक्षित करने की कोई तैयारी नहीं करी, इन चीजों से अगर हमने सबक नहीं सीखा, चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, ममता बनर्जी हो, मोदी जी हो, कोई क्यों न हो, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। आज याद कीजिए, आज आने वाली स्थिति में इस भारत को भी सुरक्षित कीजिए और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए, जिससे जो हालात पाकिस्तान में बनते हैं, जो हालात बांग्लादेश में आज बने हुए हैं, वो हालात मेरे देश को कभी न देखने पड़े। एज ए धर्मगुरु मैं आपसे हाथ जोड़कर यही भिक्षा मांगता हूं और सनातनियों से मैं कहूंगा, आग अब घर तक पहुंच चुकी है, अब तो जाग जाओ, अब तो कम से कम कुछ आवाज उठाओ, अब तो कम से कम अपने देश के बारे में कुछ चिंतन करो, अपने परिवार के बारे में चिंता करो और आने वाली पीढ़ी के बारे में चिंता करो। और जो टीवी चैनल पर बोलते हैं ना, उनसे पूछिए
क्या हो रहा है। अब बोलिए इस पे। यही डर है हम सबको, इसलिए हम बार बार टीवी चैनल पर आकर बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत। Mr. Chairman, sir, I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support
of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. Debate resumes. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. No. Shri Deepak, please. Nothing positive. Everyone has positive. Please don't exploit it. Please. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. Shri Anil, nothing is going on record. Shri Anil Sukhdev Rao Bonde. What is this? Please. Understand.